हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन है और आज हम अपने थर्ड लेक्चर को शुरुआत करेंगे। हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम में कुछ डिफिनेशन बताई थी और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम अपने यहाँ इस लेक्चर में रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं रियल नंबर से। हाँ, तो आज हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं की बात करने से पहले हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, किन संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याएं, और रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर आपकी अपरिमेय संख्याएं। हमने आपको इन संख्याओं की डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कराई थी। आइए बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएँ आपकी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। डिफिनेशन इसकी क्या कही गई है, ये इसकी डिफिनेशन समझते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होती हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात की थी। अब इस चैप्टर में हमें रियल नंबर्स की बात करनी है। तो आइए बात करते हैं रियल नंबर्स क्या हैं। तो इसकी डिफिनेशन बुक में दी गई है, विच every real number is represent by a unique point in number line। अगर हिंदी में समझें तो किसी खास बिंदु द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित की गई संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी नंबर रेखा पर इसको एक निश्चित बिंदु द्वारा ही दर्शाया गया है। जब किसी का निश्चित बिंदु होता है तो उसे वास्तविक संख्या ही कहेंगे। तो निश्चित बिंदु द्वारा दर्शाई गई संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो आइए बात करते हैं। तो इसको फिगर से कैसे डिनोट करेंगे, हम जानते हैं ये प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद सभी प्राकृतिक संख्या आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था। अब सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती थी? परिमेय संख्याएं होती थी। कैसी संख्या होती थी? परिमेय संख्या होती थी। अब अपरिमेय संख्या, जैसा कि हमने पढ़ा था, परिमेय संख्या, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक नहीं है। परिमेय संख्या, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से संबंध है, पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं से, और पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्याओं से। तभी तो कहते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी वास्तविक संख्या की संख्याओं की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि निश्चित बिंदु पर प्रदर्शित किए गई संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये बात तो हमको भी मालूम है कि प्राकृतिक संख्या को भी तो हम लोग नंबर लाइन पे एक निश्चित बिंदु से ही तो प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ 0 है तो 1 भी इसके बीच में आएगा, 2 भी इनके, और इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसके बीच की दूरी अलग है, इसके बीच की दूरी अलग होगी। इन दोनों के बीच में नंबर डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो एक निश्चित बिंदु को तो ये भी दर्शा रहे हैं। तो ये कैसी संख्याएं हो गई? ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं हो गई। तो इसकी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझें तो सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या और सभी परिमेय संख्या, ये भी एक वास्तविक संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होगी। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या को भी हम लोग नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अभी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि परमेय संख्या को नंबर रेखा पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या समझ गए कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में ये सभी संख्या शामिल होती हैं। जिन संख्याओं में ये सभी संख्या शामिल होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी हम लैंग्वेज समझ गए। अब हमसे कोई पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं? हम कहेंगे हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर मान लो क्वेश्चन उसने पूछा क्या सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ हैं, क्योंकि इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन यही है कि एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंट इन ए यूनिक पॉइंट इन नंबर लाइन्स। जब हम नंबर लाइन में एक अद्वितीय बिंदु के द्वारा किसी संख्या को दर्शाते हैं तो वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्या को हम लोग नंबर रेखा पे एक निश्चित बिंदु से दर्शाते हैं, इसलिए ये सब भी वास्तविक संख्याएं ही होंगी। इसके लिए एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th की आप पहला चैप्टर देखेंगे तो इसको एक फिगर की तरह समझाया गया है। फिगर में क्या दर्शाया गया है? फिगर में एक गर्ल है, जो गर्ल क्या कर रही है कि नंबर रेखा पे जो नंबर लिखे हैं वो उसको कलेक्ट कर रही। तो पहले उसने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कौन सी संख्या उठाई थी? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हो गया? ये संख्याएँ कैसी थी? ये नेचुरल नंबर थे आपके। उसने पहले अपने बैग में नेचुरल नंबर कलेक्ट किए, फिर उसमें कहा गया है फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर की संख्या 0 को भी कलेक्ट करती है। जब उसने अपने बैग में 0 को भी कलेक्ट कर लिया तो फिर अब उसके बैग में नेचुरल संख्याएं थी, लेकिन जब 0 को इसमें ऐड कर दिया गया, 0 को भी इसमें शामिल कर दिया गया, तो ये कैसी संख्याएं हो गई थी आपकी? होल नंबर्स। ये सभी संख्याएं मिलके होल नंबर्स हो गई। फिर उसमें क्या दिखाया गया है? अब वो लड़की थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर वो नेगेटिव नंबर्स को उठाती है। वो कैसे नंबर कलेक्ट कर रही है? नेगेटिव नंबर्स को कलेक्ट कर रही है। जब उसने नेगेटिव नंबर भी कलेक्ट कर लिए तो अब उसके बैग में कैसी संख्याएं हो गई? अब उसके बैग में इंटीजर्स नंबर, इन्हें हिंदी में पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। जब उसने ये सभी नंबर कलेक्ट कर लिए फिर उसमें दिखाया गया है, उससे पूछा गया है कि हम लोगों से उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या अभी भी संख्या रेखा पे कुछ संख्याएं बची हुई हैं? तो उसमें आंसर दिया गया है हाँ, अभी कौन संख्याएं बची हुई थी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसमें अभी भी शामिल थी। तो अब फिर वो क्या करती है? जैसा कि हमने आपके इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इनके बीच में हमने कल आपको डिफ़ाइन करना सिखाया था, या फिर इनके बीच में डिफ़ाइन कर सकते हैं हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपके इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था। तो उस लड़की ने अब इससे कैसे नंबर्स उठा लिए? अब उसने इससे कैसे नंबर उठा लिए? ये सब कैसे नंबर हैं? मान लीजिए 1/2 आ जाए, 3/2, 4/3, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 भी नहीं है, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं। फिर वो अपने बैग में परिमेय संख्याओं को भी कलेक्ट करती है। फिर उससे पूछा गया है क्या उसके बाद भी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, रेशनल नंबर के बाद भी क्या संख्या रेखा पे कुछ संख्याएँ हैं? तो उसमें आंसर दिया गया हाँ। उसके बाद उसमें कौन संख्याएं बचती हैं? तो उसमें बचती हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को उसमें किससे? रूट से दर्शाया गया था। और तो वास्तविक परिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी? √3, √4, ये √6, √7, √8, ये सभी संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हैं सब अपरिमेय संख्याएं थी। और अपरिमेय संख्याओं को भी जब उसने कलेक्ट कर लिया था तो उसके बैग में, जब उसने अपने बैग में देखा तो उसके बैग में नंबर लाइन से उसने सारे नंबर कलेक्ट कर लिए थे। अब उस नंबर लाइन पे एक भी नंबर नहीं थे। तो
अब उसके बैग में कौन कौन से नंबर थे? उसके बैग में नेचुरल नंबर, फिर नंबर 2 पे उसने होल नंबर उठाए थे, फिर उसने इंटीजर नंबर से कलेक्ट किए थे, उसके बाद उसने रेशनल नंबर, और उसके बाद आपने इरेशनल नंबर। जब उसने ये सभी नंबर कलेक्ट कर लिए तो उसने इस अपनी पूरी पोटली को क्या नाम दिया? अब उसने कहा कि मेरे बैग में कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? रियल नंबर। अब उसके बैग में रियल नंबर हैं। ये इस तरह आपको क्लास 9th की NCERT की फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाया गया है। तो इससे हम समझ गए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर निश्चित बिंदु द्वारा प्रदर्शित होते हैं वो आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन संख्या आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी आपकी पूर्ण संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम समझ गए। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर नंबर लाइंस पे आपके इरेशनल नंबर को शो करने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि अब हम लोग समझ गए हों कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि एवरी होल नंबर इज़ ए रियल नंबर। आपको ट्रू या फॉल्स में इस तरह के आंसर देने पड़ेंगे। तो देखिए, आइए रूट की संख्याओं को नंबर रेखा पे रिप्रेजेंट करने से पहले आइए हम लोग उस देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? रूट 1 का मान क्या है? 1 है। रूट 2 का मान √2। रूट 3 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रूट 3 से, और रूट 4 को 2 से, रूट 5 को रूट 5 से, रूट 6 आपकी रूट 6, और रूट 7 को, अभी आप सोचेंगे ये तो मैं इसके अपोजिट तो लिख ही रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। फिर यहाँ पे रूट 8 को रूट 8 लिखेंगे, और रूट 9 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो इसका मतलब हमने 1 और 2 और 3 इनके बीच में रूट 3, रूट 2, रूट 3 इसको हम लोगों ने किससे कर रूट 4 से प्रेजेंट किया था, लेकिन इसका मान 2 होता है जैसा हमें मालूम है। फिर इसको रूट 5, रूट 6, रूट 7, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे, रूट 8, और फिर आपका 3। ये किसको, रूट 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें अगर इन संख्याओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें समझना होगा। देखिए 1 का तो 1 होता है, 1 तो दर्शा दिया। रूट 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 को लिखेंगे 1 प्लस रूट 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले वाली संख्या में हम रूट 1 जोड़ देंगे, इसके पहले वाली संख्या में हम लोग रूट 1 ऐड कर देंगे। तो अब रूट 3 क्या करेंगे? इससे पहली वाली संख्या कौन सी होगी? रूट 2। तो इससे पहले 1, रूट 2 प्लस रूट 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 3 तो लिख सकते हैं। रूट 4 को रूट 3 प्लस रूट 1, ये करेक्ट होकर क्या बन जाएगा? इसको हमने मान लीजिए लिख लिया रूट 2, इसको रूट 3, हमने रूट 4 को तोड़ लिया तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1। इसको वैसे हम लोग 2 लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अब हम लोगों ने रूट 5 को लिख लिया। रूट 5 को क्या लिखा? रूट 4 प्लस रूट 1। फिर रूट 6 को क्या लिखा? रूट 5 प्लस रूट 1। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? अगर हमको संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाना है तो हमें इसके लिए रूट 1 का मान मालूम होना चाहिए कि रूट 1 की डिस्टेंस क्या होगी। इससे रूट 5 को दर्शाना है या रूट 6 को दर्शाना है या रूट 3 को दर्शाना है, तो हमें उससे पहले वाली संख्या की पॉइंट को जानना होगा कि इससे पहले वाला संख्या किस बिंदु को निर्देशित कर रहा है। तो आइए बात करते हैं। चलिए हम पहले रूट 2 लेते हैं। रूट 2 को संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए
इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है कि ये एंगल 90 होता है और 90 एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो कर्ण होती है। कर्ण, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। ठीक है। अब जब हमको इनमें से इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, तो AC इक्वल टू CBC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का, मतलब लंब का स्क्वायर बराबर लंब कह रहे हैं। देखिए किसको, AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर BC लंब को प्लस AB आधार को। तो हम इस फॉर्मूले से आपकी इन संख्याओं को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए ये बात करते हैं √2 को संख्या रेखा पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक हम लोग सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। 1 सेंटीमीटर की AB हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। 1 सेंटीमीटर क्यों खींची, क्योंकि हमें मालूम है √2 का मान क्या होता है, √1 प्लस √1। हमने √1 की एक लाइन खींच ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल पे, यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया है, अब जहाँ से हमने एंड किया है उस एंगल पे हम लोग एक 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है आपको। अपने प्रकाल में एक छोटी सी दूरी भर के इस तरह एक लाइन खींचेंगे, फिर इधर एक कट मारेंगे, ये कट ऐसे मारेंगे, फिर इसके ऊपर रख के एक कट दूसरा ऐसे मारेंगे और फिर इन दोनों के माध्यम से ये कट मार के इस तरह हम इसको जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो इधर भी हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसको रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर करें, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं हम लोग। इसमें 1 सेंटीमीटर का ही कट लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर का जब हम इसमें कट लगा देंगे, मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर कट मेरा ये हुआ, जब हम 1 सेंटीमीटर कट लगा देंगे तो फिर हम इसको आपस में ऐड कर देंगे। फिर हम इसको, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐड कर देंगे। जब हम इस कॉर्नर से इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन गया, टेंजेंट एंगल बन गया। अब अभी हमने इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था कि AC इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन सी प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें AC को निकालना है, AC क्या है नहीं पता, तो AC इक्वल टू कितना, BC का मान कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 से स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर AC इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे आएगा AC का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो AC का मान क्या आ गया, रूट आ गया। देख रहे हैं, जब AC को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, AC का मान क्या हो गया, √2। अब हम लोग अपने प्रकाल में इस डिस्टेंस को भरेंगे। इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद जब अपने प्रकाल में इस तरह एक दूरी भर लेंगे, फिर इस तरह आप एक
कट मार देंगे। जब हम कट मारेंगे तो इस संख्या को इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रही है। ये मान लीजिए हमने B1 कर दिया आपको, तो ये संख्या आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये पॉइंट आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों √2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये देखेंगे जब हम इस तरह एक गोला बनाएंगे तो ये गोला कहीं ना कहीं इस तरह बनाते हुए पूरा एक गोला बन जाएगा इस संख्या पे। जब ये मान लीजिए गोला कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस हुई, तो ये अगर √2 है, ये अगर वृत्त की रेडियस है तो ये भी तो वृत्त का रेडियस है, ये भी तो सर्किल का रेडियस है, तो ये √2 हुआ, तो ये भी तो पूरा तो AB प्लस B1 आपका क्या हो जाएगा, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा आपका √2 हो गया। तो हमने आपको इस तरह समझाया। आपको अपने एग्ज़ाम में भी इसी तरीके फिगर बना के और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके आपको √2 संख्या को इसमें डिफ़ाइन करना होगा और इसको रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमें √3 रिप्रेजेंट करना है। अब हमें √3 रिप्रेजेंट करना है, तो √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें मालूम है कि √3 को क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √1। तो हम लोग फिर वही करेंगे, संख्या रेखा पे इससे पहले हम लोगों ने √2 डिफाइन किया था, तो उसके लिए वही करेंगे। 1 सेंटीमीटर की लाइन ये खींची थी, 1 सेंटीमीटर ये खींची थी। जब हमने यहाँ पे 90 अंश का एंगल बना के ये आपका √2 निकाला था, ये संख्या आपकी √2 थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √2 को ही बेस मानेंगे, √2 को बेस मानेंगे और √2 की लाइन पे ही ये आपका ABC हो गया ना, तो AC को हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। AC को आधार मान के इसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। √3 को डिफ़ाइन करना है तो इसके लिए पहले आपको √2 डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसको √2 को दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने पहले दिखाया था कि AC = BC होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 + 1 का ये कर दिया था और इसको जोड़ दिया था, और AC = क्या हो गया था, 2। तो AC का मान कितना आ गया था, √2। पहले हमको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे √2 के लिए AC को बेस बनाकर, AC को बेस बनाया, AC को आधार बनाकर उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो AC को जब बेस बनाएंगे तो हम 90 डिग्री बनाएंगे, ये काटेंगे, तो ये देखिए ये आ गया। अब इसको जब हम 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, ये दूरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट मारना। जब इसमें हम 1 सेंटीमीटर कट मार लेंगे तो ये हम इसको ऐड कर देंगे। इस बिंदु को हम लोग D से डिफाइन कर लेते हैं मान लीजिए। तो अब क्या हो गया, अब आप एंगल देख रहे होंगे, ये आपका 90 है, ये 90 डिग्री है। तो हमें क्या मिल गया, अब हमें क्या मिल गया, AC का मान कितना है, √2। DC का मान कितना है, 1। DC का मान कितना है, 1। हमें क्या निकालना है, AD। क्योंकि जब आप AD को सॉल्व कर लेंगे या AD का मान निकाल लेंगे तो AD को ही बेस मानकर इसको इतनी ही डिस्टेंस का आप एक क्या मारेंगे, आर्क मारेंगे या चाप मारेंगे। जब इसको चाप को मारेंगे और वो जब इसको इस संगीत रेखा को यहाँ कहीं कट करेगा तो वो दूरी आपकी √3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो आइए देखते हैं, हमें AD डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोगों ने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे लिखेंगे कोण A, कोण C और कोण D = 90।
कोण सी आपको 90 डिग्री को शो कर रहा है, तो इसलिए ए डी का होल स्क्वायर बराबर डी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। डी सी का मान हमें मालूम है कितना है, 1 है। ए सी का मान √2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 + 2। इसको जोड़ेंगे आपस में, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर चल ही रहा है। जब यहाँ पे ए डी का स्क्वायर हटाएंगे तो वो इधर रूट को ले आएगा। अब ए डी का मान कितना आ गया, √3। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी का इस तरह प्रकार से एक डिस्टेंस कितनी ए डी की, ए डी को जब हम प्रकार में भर लेंगे फिर इसी तरीके इसको इसमें ऐसे खींच देंगे या एक आर्क खींचेंगे तो वो आपकी ए बी लाइन को कहाँ काटेगी। मान लीजिए हमने B1 पे तो आपका कितना काटा था, आपका √2, तो ये B2 ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने √3 को संख्या रेखा पे इस तरह डिफाइन कर लिया। अब √4 का तो हमें मालूम ही है, √4 का मान मालूम होता है कि क्या होता है, 2 होता है। तो 0, 1 और 2 तो हम लोग वैसे भी डिफाइन कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं √5 की। मान लीजिए हमें √5 को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, तो आइए उसको भी सीख लेते हैं। जब हमें √5 को डिफाइन करना है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे √5 को डिफाइन करना है, तो √5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √4 + √1। और √4 का आपको मान मालूम है क्या होता है, 1, 2। अब जब √4 का मान 2 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली और फिर हमने इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। जब हम 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, इसमें कितने का, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री एंगल बना के कितने का चाप काटेंगे, 1 का। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के इसको कट करेंगे। ये दूरी हम 1 सेंटीमीटर कलेक्ट कर लेंगे। जब ये हो गई 2, ये हो गई 1, अब इस पॉइंट को इससे आके मिला देंगे। तो अब ये त्रिभुज बन गया कैसा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये डिफाइन करना सिखाया था, ये आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, AC = BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। BC क्या है आपकी, BC कितनी है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, AC = यहाँ पे भी AC कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 5। AC ² = √5 अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट का चिन्ह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5। हमने AC का मान कितना निकाल लिया, √5। अब ये संख्या आपकी कितनी हो गई, √5। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेंगे। जब हम इस डिस्टेंस को अपने प्रकार में भर लेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट ऐसे आपको काटना है, तो ये संख्या आपकी यहाँ कट करेगी, देख रहे हैं। तो ये संख्या आपकी B1 पे यहाँ कट कर रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि AC क्या है, AC आपका ये जो वृत्त जाएगा इसका रेडियस है। तो चूँकि ये रेडियस है, जैसा हम जानते हैं, तो ये भी तो एक रेडियस ही है इसी वृत्त का। तो ये वृत्त है तो ये √2 हो गया, तो ये भी पूरा मान कितना हो जाएगा, ये √5 को डिफाइन कर रहा है, तो ये दूरी भी √5 को ही डिफाइन करेगी। अब हमने √5 का मान निकालना सीख लिया। अब मान लीजिए इसी तरीके आपको √6 का मान निकालना है, तो √6 का मान मालूम है, √5 + √1। हम क्या करेंगे, 5 पे ही आपको इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे
और 1 सेंटीमीटर कट मारेंगे यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ से ऐड करेंगे और फिर इस दूरी का आपको आर्क मार देंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √6। √7 बनाना है आपको, तो √7 के लिए क्या करेंगे, √6 प्लस √1। √6 की दूरी कितनी आ गई थी, ये आई थी। अब इसमें हम फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन बना के कट लगा के ये कट मारेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 90 आपका है ही है, पाइथागोरस थ्योरी लग जाएगी। ये √6 है, ये √1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √7। इस तरह आपको √8 डिफाइन कर लेंगे। जब हम मान लीजिए √8 यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, इस तरह √8 डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इसको हम बेस मानते हैं √7 को, 1 सेंटीमीटर कट लगाया यहाँ पे। अब जब इसको मिला देंगे तो ये 1 प्लस ये √7, ये √8 आ जाएगा आपका, देख रहे हैं। फिर इसको हम मानते हुए यहाँ पे ये कट मारेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। इस तरह हम लोग √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह हम लोग संख्या रेखा पे इन संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने संख्या रेखा पे पाई संख्या रेखा पे रूट वाली संख्याओं को प्रदर्शित करना सीख लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। आइए, अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि √10, सर जी √10 कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा आपको मालूम है √10 को क्या लिख सकते हो, √9 प्लस √1। √9 का मान कितना था, 3 प्लस 1। क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे, जब हम यहाँ 90 का कोण बनाया कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की ये कट मारेंगे, इसको हम इससे जोड़ देंगे। ये A, ये B, ये C, ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डिफाइन कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। और यहाँ पे क्या चल रहा है, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे AC को रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो AC बराबर क्या हो गया, √10। यहाँ हम √10 लिखेंगे, इस दूरी को हम अपने प्रकार में भरेंगे और बस यहाँ पे हम कट मारेंगे, ये √10 आ जाएगा। √11 निकालना है, √10 को बेस लाइन माननी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हैं, अगर संख्या रेखा पे इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, तो उसके लिए पहले हमें उससे पहली वाली संख्या को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना होगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये जो कथन नीचे दिए हुए हैं या तो सही हैं या गलत हैं, और अगर ये सही या गलत हैं तो इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों ये गलत हैं या ये सही हैं। कारण बताते हुए उत्तर देना है, हिंदी में कहें तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, पहली क्वेश्चन दे रखी है एवरी इरेशनल। आपको मालूम होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इससे पहले लेक्चर में समझा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो नंबर रेखा पर एक निश्चित बिंदु द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और रियल नंबर की लैंग्वेज देखा जाए तो रियल नंबर की डिफिनेशन क्या दी गई थी, अपरिमेय या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी अपरिमेय या सभी परिमेय संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।
आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो आइए, पहले क्वेश्चन में हमने समझा था एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, आंसर क्या था? ट्रू था। इसको जस्टिफाई कैसे किया था? तो इसमें हमने बताया था कि इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √6, √7 सभी इरेशनल नंबर हैं। अगर आप रियल नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे तो सभी संख्याएं जिनको एक निश्चित बिंदु द्वारा वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वो सभी आपकी रियल नंबर होती हैं। तो √2 को भी हम लोग एक निश्चित बिंदु से वास्तविक रेखा पे दर्शाते हैं। √2 को भी हम लोग क्या लिखेंगे? √2 अपरमय संख्या भी नंबर संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु को प्रदर्शित करती हैं। अतः ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर निश्चित बिंदु को दर्शाती हैं, और अपरमय संख्या भी संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु को दर्शाती हैं, इसलिए अपरमय संख्या भी वास्तविक संख्या होंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया आपका? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m। एवरी पॉइंट मतलब क्या समझेंगे आप? ये जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर जैसे 0, 1, 2, 3 ये जो पॉइंट हैं जो इस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन पॉइंट के एवरी पॉइंट, कौन से? ये पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर, देखिए है ना ये रियल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट हैं ये इज़ द फॉर्म ऑफ √m। इसका मतलब कहा गया है कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं रूट के फॉर्म में हैं क्या? तो √0, √m, √2 मान लीजिए 4 है तो इसको √4, √5, √6, √7, √8 और √9। तो जैसा हम जानते हैं कि इसको तो रूट के रूप में लिखेंगे तो 1 आएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 को 3 लिखते हैं। तो हमने क्या समझा? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे क्या सभी संख्याओं को हम लोग रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर आपको मालूम था? नेचुरल नंबर, ये देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनकी गणना हम लोग 1 से करते हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याओं को हम लोग वास्तविक कैसी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसमें कहा गया है जो m है, m यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये जो n संख्याएं दे रखी हैं इसमें कहा गया है कि सभी संख्याएँ जो दे रखी हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं किस फॉर्म में होनी चाहिए? √m फॉर्म में। मतलब ये जो नंबर रेखा पर ये जो पॉइंट 1, 2, 3, 4 को दर्शा रहे हैं तो ये रूट के फॉर्म में हैं कि नहीं? क्या सभी संख्या रेखा पे निर्देशित सभी बिंदु, सभी संख्याएं रूट के फॉर्म में होती हैं? इससे ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने लिखा है कि एवरी पॉइंट, लेकिन यहाँ पे तो √4 है, ये तो रूट को नहीं दर्शा रही, ये तो आपको रियल नंबर को दर्शा रही। ये तो आपके रियल नंबर या फिर होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इस संख्या को दर्शा रही है। ये देखिए √3, ये भी आपकी रूट के फॉर्म में नहीं है, √9 इसके फॉर्म में नहीं है। इस तरीके आगे बढ़ेंगे तो √16 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4, √25 को 5। तो ये संख्याएं कौन कौन संख्या हैं? 1, 4 और 9 और कितनी? 16 और 25, इस तरह बढ़ जाएंगे। इन संख्याओं को हम रूट के फॉर्म में संख्या रेखा पर नहीं लिखते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। तो आप क्या आंसर देंगे? फॉल्स क्यों देंगे? आंसर लिखेंगे कि 1, 4, 9, 16, 25 ये सभी संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नंबर रेखा पर रूट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। अब आ जाते हैं थर्ड में। तो क्या लिखा? एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं क्या अपरमय संख्याएं होती हैं?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि हमें मालूम है कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन संख्याएं आती हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स, ये सभी संख्याएं आती हैं। और हमें मालूम है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक नहीं होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का रूप नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत, फॉल्स। रीज़न क्या देंगे? रीज़न दे देंगे क्या? एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर इज़ ए नॉट ए इरेशनल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जब परिमेय संख्या यहाँ अपरिमेय नहीं है तो वास्तविक संख्या कहाँ से अपरिमेय संख्या हो जाएंगी? सभी वास्तविक संख्याएं कहाँ से अपरिमेय संख्या हो जाएंगी? चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? क्या सभी रियल नंबर आपकी परिमेय संख्याएं हैं? तो इसमें लिख देंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कैसी संख्याएं? ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं को दर्शाती हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, इसलिए ये कथन गलत है। अब हम लोग आते हैं अभी इसी के दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आपको डिफिनेशन याद होगी तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं किसी भी चैप्टर को जब कराता हूँ तो सबसे पहले डिफिनेशन बताता हूँ। डिफिनेशन से अगर समझ में आ जाएगी तो हो सकता है कि एक्सरसाइज आप लोग कर लें। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? आइए चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ़ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमने क्या पूछा? इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। फिर इफ़ नॉट, तो ये हमने एक लाइन खींच ली। फिर इसमें कहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर नंबर आपको मालूम है क्या होते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रूट। इरेशनल कैसे रूट फॉर्म में होते हैं? रूट के फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गया आपका, रूट लगा दीजिए। all the square root of all the square root of all positive integers is rational number if not given an example of the square root of number that is a rational number। इसमें कहा गया है सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसमें कहा गया है सभी धनात्मक जो ये पूर्णांक हैं ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि नहीं। इफ़ नॉट, इसमें कहा है इफ़ नॉट, अगर नहीं तो हमें इसमें एग्जाम्पल देना है और दिखाना है कि वो एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रूट 1 का मान तो 1 होता है, रूट 2 का मान भी 2 होता है, रूट 3 को भी, और रूट 4 को रूट 2 से, रूट 4 को हम लोग 2 से डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। इसमें पूछा है क्या सभी वास्तविक पूर्णांक अपरिमेय संख्याएं वर्गमूल के रूप में होती हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 4 हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? 2, रूट 9 3, रूट 16 4, रूट 25 5। ये सभी इंटीजर्स इरेशनल नंबर को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि रूट फॉर्म में लिखते हैं।
इसलिए ये इक्वेशन गलत हो गया। अब इन्होंने कहा है एग्जाम्पल देके समझाइए। इसमें हम लोग लिख देंगे कि √4, √9, √16, √25 को हम लोग रूट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसलिए ये कथन आपका असत्य है और उदाहरण के रूप में आप इन संख्याओं को लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि √5 को हमको किस में दिखाना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। जब इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने आपको उसमें √5 को नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया था।